एमएससी मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे हम, जिसमें हम थ्योरम पढ़ रहे थे अलजेब्रा वाले टॉपिक की। तो पेपर 1 चल रहा था जिसमें हम थ्योरम्स कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है थ्योरम लेट G1 and G2 B2 groups and N1 is normal subgroup of G1 and N2 is normal subgroup of G2, then N1 cross N2 is normal subgroup of G1 cross G2 and G1 cross G2 upon N1 cross N2 is isomorphic to G1 upon N1 cross G2 upon N2। ये थ्योरम हमें प्रूव करने हैं। थ्योरम क्या है देखना, G1 और G2 आपके पास दो ग्रुप्स हैं। G1 का नॉर्मल सबग्रुप है N1 और G2 का नॉर्मल सबग्रुप है N2। तब हमें ये बात प्रूव करनी है कि N1 क्रॉस N2 जो है वो G1 क्रॉस G2 का नॉर्मल सबग्रुप बनेगा, और साथ में ये भी प्रूव करना है कि G1 क्रॉस G2 अपॉन N1 क्रॉस N2 जो है वो आइसोमॉर्फिक बनेगा G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। तो ये सारी बातें हमें प्रूव करनी है। तो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। मैं बोलूँगा लेट G1 एंड G2 आर टू ग्रुप्स, ये गिवन है। साथ में क्या गिवन है, एंड N1 इज नॉर्मल सबग्रुप, N1 इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G1, ये गिवन है। इसका मतलब है दैट इज एक एलिमेंट लूंगा G1 का x1, एक एलिमेंट लूंगा G2 का N1 का N1। पहले एलिमेंट का इन्वर्स x1 इन्वर्स वापस कहाँ से आना चाहिए, N1 से आना चाहिए। किसके लिए, फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल N1 बिलोंग्स टू N1। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि x1 आप लेते हैं G1 के अंदर से, है ना, G1 के अंदर से, और N1 आप लेते हैं कैपिटल N1 के अंदर से। तो पहला एलिमेंट तो G1 का, फिर दूसरा एलिमेंट N1 का, फिर तीसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का इन्वर्स। इस कंप्लीट की वैल्यू अगर N1 बनती है तो हम बोलते हैं कि N1 इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G1। यही अपने पास दे रखा है। ओके, इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एंड N2 इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G2। ये हमें गिवन है। इसका मतलब क्या है, दैट इज अगर आप G2 के अंदर से एक एलिमेंट लेते हैं x2, N2 के अंदर से एक एलिमेंट लेते हैं स्मॉल n2, और पहले एलिमेंट का इन्वर्स करते हैं तो क्या बनेगा, x2 का इन्वर्स। वापस कहाँ से बनेगा अपने पास, ये N2 के अंदर से ही बनना चाहिए। किसके लिए, फॉर ऑल x2 बिलोंग्स टू G2 एंड फॉर ऑल N2 बिलोंग्स टू कैपिटल N2। ये अपने पास कंडीशन है। किसकी कंडीशन है ये N2 को G2 का नॉर्मल सबग्रुप होने की कंडीशन है। ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है कि नहीं है? हाँ,
अभी तक जो हमने लिखा है ये अपने पास गिवन था थ्योरम में, इसलिए हमने लिख लिया है सारी बातें। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि N1 क्रॉस N2 जो बनेगा वो G1 क्रॉस G2 का नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। तो सबसे पहले तो हम सब ग्रुप प्रूव करेंगे। तो मैं बोलूंगा नाउ वी विल प्रूव दैट N1 क्रॉस N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। N1 क्रॉस N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं लूंगा फॉर दिस सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि ये सब ग्रुप है। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल we will prove that N1 cross N2 is subgroup of G1 cross G2। N1 क्रॉस N2 इज सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2, ये प्रूव करेंगे हम। और फॉर दिस इसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट मानते हैं। N1 क्रॉस N2 को अगर आप G1 क्रॉस G2 का सब ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं तो दो एलिमेंट मानेंगे N1 क्रॉस N2 के। तो मैं मानूंगा N1 N2 एंड दूसरा एलिमेंट मानता हूं मैं M1 M2। दो एलिमेंट मान लिए कहां से, अपने पास N1 क्रॉस N2 के अंदर से एलिमेंट मान लिए हैं। ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के इनवर्स के साथ मैं ऑपरेट करूं और वापस से N1 क्रॉस N2 का ही एलिमेंट बनना चाहिए। बोलूंगा नाउ N1 N2 और दूसरा एलिमेंट है M1 M2 और इसका इनवर्स। वैल्यू क्या बनेगी, N1 N2 इंटू M1 इनवर्स M2 इनवर्स, और ये वैल्यू बनेगी, पहला एलिमेंट पहले के साथ ऑपरेट होगा तो बनेगा N1 M1 इनवर्स N2 M2 इनवर्स। पहला एलिमेंट N1 कहाँ से है, कैपिटल N1 से, M1 कहाँ से है, कैपिटल N1 से, M1 इनवर्स भी कहाँ से होगा, कैपिटल N1 से। तो पूरा एलिमेंट कहाँ से बनेगा, कैपिटल N1 से, क्योंकि कैपिटल N1 क्या दे रखा है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो है ही। हाँ, ये पूरा कहाँ से बनेगा, कैपिटल N2 से। तो ये N1 का एलिमेंट, ये N2 का एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट अपने पास कहाँ से आया, N1 क्रॉस N2 से आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि N1 N2 जो है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, M1 M2 के इन्वर्स के साथ। तो ये वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, N1 क्रॉस N2 बनेगा। और इसका मतलब होता है कि आपके पास N1 क्रॉस N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। N1 क्रॉस N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, सॉरी सब ग्रुप, सिर्फ सब ग्रुप बोल पाएंगे हम यहाँ से, क्योंकि नॉर्मल तो अभी हमने प्रूव नहीं किया है। इज N1 क्रॉस N2 इज सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। अब हम नॉर्मल प्रूव करेंगे। नाउ फॉर नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या प्रूव करेंगे बताओ। पहला एलिमेंट, एक एलिमेंट मानते हैं x1 y1, x1 x2 मान लेते हैं, x1 x2 ये एलिमेंट माना हमने कहाँ से, G1 क्रॉस G2 से। एक एलिमेंट मानेंगे
N1 कोमा N2 ये एलिमेंट मानेंगे हम कैपिटल N1 क्रॉस N2 से। देन पहला एलिमेंट हम G1 क्रॉस G2 का लिखेंगे X1 कोमा X2, फिर दूसरा एलिमेंट हम लिखेंगे N1 क्रॉस N2 का N1 कोमा N2, और फिर पहले एलिमेंट का इन्वर्स लिखेंगे तो वैल्यू क्या लिखी जाएगी X1 कोमा X2 का इन्वर्स। वैल्यू क्या बनेगी? वैल्यू बनेगी अपने पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू बनेगी पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, तो वैल्यू बनेगी अपने पास X1 N1 कोमा X2 N2। इसका इन्वर्स क्या बनता है? पहले के ऊपर पहले का और दूसरे के ऊपर दूसरे इन्वर्स, इस तरीके से। ठीक है, वापस से एलिमेंट ऑपरेट होंगे तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास? पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, तो वैल्यू बनेगी X1 N1 X1 इन्वर्स कोमा X2 N2 X2 इन्वर्स। ये बनेगा क्या? तो ये बताओ, ये पूरा एलिमेंट अपने पास कहाँ से बन रहा है? ये पूरा एलिमेंट अपने पास बन रहा है इक्वेशन नंबर 1 से। देखना इक्वेशन नंबर 1 से X1 N1 X1 का इन्वर्स वापस N1 से बनता है क्या? हाँ, तो ये अपने पास बनेगा वापस कहाँ से? N1 से। ये तो बन रहा है N1 से, और ये कहाँ से बन रहा है? N2 से। किससे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। क्लियर है क्या? इसका मतलब अपने पास क्या है? इसका मतलब ये है कि X1 कोमा X2 इंटू N1 कोमा N2 इंटू X1 कोमा X2 का इन्वर्स जो है वो होना चाहिए था, ये N1 है, तो N1 क्रॉस N2 के अंदर से आना चाहिए। देखो, पहला एलिमेंट कहाँ का है? ग्रुप का है, दूसरा सब ग्रुप का है, फिर तीसरा पहले ही एलिमेंट का इन्वर्स है। ये पूरा एलिमेंट सब ग्रुप में से आया है, इसका मतलब N1 क्रॉस N2 नॉर्मल सब ग्रुप है G1 क्रॉस G2 का। इसका मतलब है दैट इज N1 क्रॉस N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। ये हमें एक पार्ट तो ये प्रूव करना था, जो हमने अभी अभी कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास थ्योरम में क्या गिवन था? थ्योरम में था कि G1 और G2 दो ग्रुप हैं, और साथ में G1 का नॉर्मल सब ग्रुप N1 है, G2 का नॉर्मल सब ग्रुप N2 है। तब हमें प्रूव करना है कि N1 क्रॉस N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2, मतलब G1 क्रॉस G2 का नॉर्मल सब ग्रुप N1 क्रॉस N2 बनना चाहिए। वही हमने प्रूव किया है, N1 क्रॉस N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। अब हमें आगे प्रूव करना है कि G1 क्रॉस G2 अपॉन N1 क्रॉस N2 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। और ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें वापस से होमोमॉर्फिज्म वाली थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो आगे हम प्रूव करते हैं इसको। नेक्स्ट, now we have to prove that G1 क्रॉस G2 अपॉन N1 क्रॉस N2 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। ये बात हमें प्रूव करनी है, और ये प्रूव करने के लिए मैं बोलूँगा कि G1 क्रॉस G2 से लेकर के और G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2 तक एक मैपिंग मान लो, और उसको हम मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर देंगे। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगाएंगे और पता लगेगा कि G1 क्रॉस G2 अपॉन कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू क्या बनेगा? F ऑफ G1 क्रॉस G2। और उसके बाद हम उसको ऑन टू प्रूव कर देंगे। ऑन टू से हमें पता लगेगा कि F ऑफ G1 क्रॉस G2 इज इक्वल टू G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। उसके बाद F ऑफ वो अपने पास दो इक्वेशंस बनेंगी। F ऑफ G1 क्रॉस G2 की जगह हम पुट कर देंगे G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी G1 क्रॉस G2 अपॉन कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। और यहाँ से N1 क्रॉस N2 की जगह हमारे पास कर्नल ऑफ F लिखा हुआ है, तो कर्नल ऑफ F की वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आएगी N1 क्रॉस N2। तब अपने पास जाकर के थ्योरम प्रूव हो जाएगी। देखते हैं, तो सबसे पहले हमें मैपिंग माननी पड़ेगी।
तो बोलेंगे लेट अस डिफाइन ए मैप, तो लेट अस डिफाइन ए मैप, लेट अस डिफाइन ए मैप, कैसी मैप, एफ, कहाँ से, G1 क्रॉस G2 से लेकर के और कहाँ तक मैपिंग डिफाइन करनी है, G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2 तक हमें मैपिंग डिफाइन करनी है। सही है क्या? ठीक है। किस टाइप से मैपिंग होनी चाहिए, सच दैट एफ ऑफ एलिमेंट कहाँ के, G1 क्रॉस G2 के, तो G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट लिख लेते हैं हम x1 कोमा x2। एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए, ये जो इमेज बनेगी अपने पास वो इमेज होगी क्या, यहाँ का एलिमेंट अपॉन यहाँ का एलिमेंट। ठीक है, G1 अपॉन N1 का एलिमेंट होता है N1 और अपने पास एलिमेंट क्या बनेगा बताओ, ऊपर G1 है तो G1 का एलिमेंट हमने क्या माना x1, तो इस साथ में लिखा जाएगा x1। क्रॉस है इसका मतलब है कोमा लगेगा और यहाँ पर क्या बनेगा N2 और G2 का एलिमेंट क्या बनेगा x2, ये अपने पास एलिमेंट बनेगा। तो f ऑफ x1 कोमा x2 की इमेज क्या बनेगी, N1 x1 कोमा N2 x2। सही है। नेक्स्ट हम अब इसको प्रूव करेंगे होमोमॉर्फिज्म, तो मैं बोलूँगा फॉर होमोमॉर्फिज्म। फॉर होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या, दो एलिमेंट मानूंगा, तो मैं बोलूँगा लेट एक तो G1 क्रॉस G2 के दो एलिमेंट मानने हैं, x1 कोमा x2 मान लिया और दूसरा एलिमेंट मान लिया y1 कोमा y2। दोनों एलिमेंट मान लिए मैंने G1 क्रॉस G2 के अंदर से, देन एफ ऑफ क्या लिखा हुआ है, x1 कोमा x2 इंटू y1 कोमा y2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तो वैल्यू बनेगी एफ ऑफ x1 y1 कोमा दूसरा x2 और y2, ये अपने पास वैल्यू बनेगी। पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर है? ठीक है। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम मैपिंग बना रहे हैं फिर कि f, देखो f का क्या काम क्या है, x1 कोमा x2 को क्या बना देता है, n1 x1 कोमा n2 x2 बना देता है। तो यहाँ पर x1 y1 कोमा x2 y2 को क्या बना देगा, n1 x1 y1 बना देगा, कोमा n2 x2 y2 बना देगा। ये एलिमेंट बना देगा कि इसको, हाँ जी ये एलिमेंट बना देगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर n1 x1 n1 y1। क्यों? क्योंकि hxy की वैल्यू क्या होती है, hx hy, तो उससे अपने पास बन गए ये। कोमा इसको क्या लिख सकता हूँ, n2 x2 इंटू n2 y2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगले अपने पास पार्ट बनेगा, अब बनेगा अपने पास, इसको मैं क्या लिखता हूँ अलग अलग करके, n1 x1 कोमा n2 x2 इंटू n1 y1 कोमा n2 y2, ये लिख दूंगा मैं। और ये अपने पास क्या बना है, देखो ऊपर अपने पास लिखा हुआ भी है, f ऑफ x1 कोमा x2 की वैल्यू क्या बनेगी, n1 x1 कोमा n2 x2, इसकी वैल्यू आएगी f ऑफ x1 कोमा x2, इसकी वैल्यू f ऑफ y1 कोमा y2। तो ये तो बन गया अपने पास f ऑफ x1 कोमा x2 इंटू ये बन गया f ऑफ x y1 कोमा y2, ये वैल्यू बन गई है। और इधर अपने पास बना है
एफ ऑफ x1 कोमा x2 इंटू y1 कोमा y2, ये अपने पास वैल्यू बनी है। और इसी का मतलब क्या होता है कि f ऑफ x1 कोमा x2 इंटू y1 कोमा y2 की वैल्यू बन गई है f ऑफ x1 कोमा x2 इंटू f ऑफ y1 कोमा y2। इसका मतलब है कि f अपने पास होमोमॉर्फिज्म है। तो मैं बोलूँगा दैट इज f इज होमोमॉर्फिज्म। f इज होमोमॉर्फिज्म। f होमोमॉर्फिज्म बनते ही फिर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगाऊंगा। तो मैं बोलूँगा देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बनेगा, डोमेन G1 क्रॉस G2 अपॉन कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू इसकी इमेज, कर्नल डोमेन की इमेज, तो क्या बनेगा F ऑफ G1 क्रॉस G2। और ये अपने पास बनेगी इक्वेशन नंबर, पीछे कितनी हो चुकी है अपने पास, पीछे इक्वेशन हो चुकी है अपने पास 4, तो ये है इक्वेशन नंबर 5। ये बनी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम ऑन टू प्रूव करेंगे। तो मैं लिखूंगा 4 ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या होगा, मैपिंग देखते हैं। मैपिंग हमारे पास लिखी हुई है, देखो G1 क्रॉस G2 से लेकर के G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। तो अगर आपके पास कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज मिल जाए, जैसे N1 G1 कोमा N2 G2 के हर एक एलिमेंट की इधर G1 कोमा G2 है कि नहीं है, हाँ, तो बोलूँगा हर एक एलिमेंट के लिए अपने पास क्या बन रही है, प्री इमेज। इसका मतलब है कि ये ऑन टू है। हर एक एलिमेंट की क्या बन जाए, प्री इमेज बन जाती है, तो क्या बन जाता है, ऑन टू बन जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम फॉर ऑन टू। मैं बोलूँगा कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, और कोडोमेन कौन है, G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। तो उनके एलिमेंट कैसे होते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट N1 X1 कोमा N2 X2, जो कि कहाँ से है, बिलोंग्स टू G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2 से है। देन देयर एग्जिस्ट at least one element, कहाँ पर, डोमेन के अंदर। और डोमेन क्या है अपने पास, G1 क्रॉस G2 का है। तो मैं बोलूँगा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट X1 कोमा X2 बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 सच दैट f ऑफ X1 कोमा X2 इज इक्वल टू N1 X1 कोमा N2 X2। ये बना है। इसका मतलब क्या है कि अपने पास ऑन टू है। तो मैं बोलूँगा दैट इज f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। और अगर f ऑन टू है उसका मतलब क्या है कि f ऑफ डोमेन कौन है, G1 क्रॉस G2, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो रेंज है वो रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। और कोडोमेन क्या है अपने पास, G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2, ये अपने पास बनेगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से अपने पास ये इक्वेशन बनी है, जो है G1 क्रॉस G2 अपॉन कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ G1 क्रॉस G2। और ऑन टू वाली से अपने पास इक्वेशन बनी है F ऑफ G1 क्रॉस G2 इजकल टू G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। तो इक्वेशन नंबर 6 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे, तो अपने पास क्या बनेगा, G1 क्रॉस G2 अपॉन कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ G1 क्रॉस G2 की जगह क्या लिखा जाएगा,
G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2 लिखा जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ, तो हम बात करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या वैल्यू बनेगी अपने पास? G1 क्रॉस G2 अपॉन कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2, और ये बनी है इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि इक्वेशन नंबर 6 पहले आ चुकी है अपने पास। इक्वेशन नंबर 7। अब हमें एक्चुअल में जो प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है? G1 क्रॉस G2 अपॉन N1 क्रॉस N2 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्चुअल में हमें प्रूव क्या करना है? ये रहा। अब हमें ये बात प्रूव करनी थी एक्चुअल में। ये वाली बात प्रूव करनी है, तो G1 क्रॉस G2 अपॉन N1 क्रॉस N2 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। सारा कुछ प्रूव हो चुका है, बस यहाँ पर N1 क्रॉस N2 की जगह हमारे पास अभी कर्नल ऑफ F लिखा हुआ है, मतलब हमें F मैपिंग का कर्नल निकालना है। तो F मैपिंग का हम कर्नल निकाल लेते हैं, उससे हमारे पास ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो बात करते हैं हम नाउ कर्नल ऑफ F, फॉर कर्नल ऑफ F क्या बनेगा? कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू डोमेन के एलिमेंट लेने हैं। डोमेन के एलिमेंट कौन है? x1, x2 टाइप के हैं, जो G1 क्रॉस G2 से आ रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे, ये कहाँ से? x1, x2 आ रहा है अपने पास G1 क्रॉस G2 से आ रहा है, ठीक है। सच दैट कि f ऑफ डोमेन, f ऑफ एलिमेंट अपने पास क्या है? x1, x2, और इसकी इमेज क्या बननी चाहिए? कोडोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए। कोडोमेन कौन है? G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2 है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो मिलेगा N1 और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा N2, ठीक है। अब एलिमेंट है तो बीच में क्या लगेगा? कोमा लगेगा, सही कि नहीं है? हाँ, तो ये अपने पास एलिमेंट होने चाहिए, तो ये लिख दूंगा मैं। क्या बनना चाहिए? N1, N2 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? N1, N2, ये है अपने पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब। कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू क्या बना है? x1, x2, जहाँ पर x1, x2 आते कहाँ से हैं? G1 क्रॉस G2 से आते हैं। सच दैट f ऑफ x1, x2 की वैल्यू क्या बनती है? f ऑफ x1, x2 की वैल्यू हमारे पास मैपिंग मानी थी हमने, क्या बनती है बोलो? f ऑफ x1, x2 की वैल्यू बनती है N1 x1, N2 x2। यहाँ से वैल्यू बनेगी अपने पास। सच दैट इसकी इमेज क्या बनेगी? N1 x1, N2 x2, और इसकी वैल्यू बननी क्या चाहिए? ये क्या बनेगा? N1, N2 बनेगा, सही कि नहीं है? हाँ, अब हम बात करते हैं कि जब हम ये बात जानते हैं, कौन सी वाली बात जानते हैं? कि अगर आपके पास hx की वैल्यू h बन जाती है तो हम लिखते हैं कि x कहाँ से आ रहा होगा? h से आ रहा होगा। और जब x h से आता है तो hx इज इक्वल टू क्या बनता है? h बनता है। तो सिमिलरली यहीं पर ये दोनों पेयर इक्वल हैं, इसका मतलब ये वाला जो है इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। जब ये वाला इसके इक्वल है, इसका मतलब है कि N1 x1 की वैल्यू N1 के बराबर है, मतलब hx की वैल्यू h के बराबर है, तो x एलिमेंट h में से आता है। उसी प्रकार ये x1 एलिमेंट कहाँ से आएगा? N1 से। और यहाँ पर N2 x2 की वैल्यू N2 के बराबर है, तो x2 एलिमेंट कहाँ से आएगा? N2 से आएगा। इसी प्रकार हमें ये बात लिखनी है यहाँ पर।
तो हम बोलेंगे हियर वी नो दैट, वी नो दैट क्या कि एच एक्स इज इक्वल टू एच है, तो हम लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू एच, और अगर एक्स बिलोंग्स टू एच है तो हम लिखते हैं कि एच एक्स इज इक्वल टू एच। ये बात हम जानते हैं पहले से। अब बताओ यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, तो यहाँ पर बनेगी अपने पास कर्नल ऑफ एफ बनेगा, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू बनेगा x1 कोमा x2, जहाँ पर x1 कोमा x2 की वैल्यू आती है कहाँ से, g1 क्रॉस g2 से, सच दैट इस प्रकार से आती है कि x1 की वैल्यू मतलब यहाँ पर n1 x1 जो है वो तो है n1 के बराबर, एंड n2 x2 जो है वो है n2 के बराबर। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे हम, कर्नल ऑफ एफ की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से x1 कोमा x2, जहाँ पर x1 कोमा x2 की वैल्यू बन रही है g1 क्रॉस g2 से। किस प्रकार बन रही है, सच दैट x1 देखो n1 x1 अगर n1 के बराबर है तो इस वाली कंडीशन से x1 किसके अंदर से आएगा, n1 से, तो मैं बोलूँगा x1 बिलोंग्स टू n1 एंड n2 x2 अगर n2 के बराबर है तो इस वाली कंडीशन से अपने पास क्या बनेगा, x2 बिलोंग्स टू n2। ठीक है, ओके देखो x1 कोमा x2, जहाँ पर x1 कोमा x2 कहाँ से आते हैं, g1 क्रॉस g2 से, मतलब x1 एलिमेंट g1 का होता है, x2 एलिमेंट g2 का होता है। लेकिन अब अपने पास क्या रखे, x1 एलिमेंट n1 से आ रहा है, x2 एलिमेंट n2 से आ रहा है। इसका मतलब है कि x1 कोमा x2 कहाँ के एलिमेंट हैं, n1 क्रॉस n2 के एलिमेंट हैं। तो हम यहाँ से इस कंडीशन से क्या बोल पाएंगे, इस कंडीशन से हम बोल पाएंगे कि कर्नल ऑफ एफ x1 कोमा x2 टाइप के एलिमेंट आते हैं, x1 कोमा x2 टाइप के, और x1 कोमा x2 टाइप के एलिमेंट कहाँ से आएंगे, n1 क्रॉस n2 से आएंगे। तो मैं बोलूँगा ये किसके बराबर बन जाएगा, n1 क्रॉस n2 के बराबर बन जाएगा पूरा का पूरा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8, क्योंकि इक्वेशन नंबर 7 से पहले आ चुकी है अपने पास। हाँ, इक्वेशन नंबर 7 हमने पहले लिख ली है, तो इक्वेशन नंबर 8 आ चुकी है। अब हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 7 से कर्नल एफ की वैल्यू, मतलब इक्वेशन नंबर 8 से हम कर्नल एफ की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 7 में रख देंगे। तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, सॉरी 7 एंड 8, तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, g1 क्रॉस g2 अपॉन n1 क्रॉस n2 इज आइसोमॉर्फिक टू g1 अपॉन n1 क्रॉस g2 अपॉन n2। ये अपने पास वैल्यू बनती है, और यही हमें थ्योरम में प्रूव करना था, यही हमें थ्योरम में प्रूव करना था। ठीक है, अब ये थ्योरम आपको सभी को समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमारे पास इसमें वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो ये अपने पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की लास्ट थ्योरम थी। अब आगे जो हमारे पास क्लास में चलेगा वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट चलेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक बार इस थ्योरम का एक बार वापस से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। ये अपने पास G1 एंड G2 दो ग्रुप दे रखे थे, ग्रुप्स दे रखे थे। N1 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप था G1 का, एंड N2 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप था G2 का। नॉर्मल का मतलब है कि पहला एलिमेंट x1 का, फिर n1 का एलिमेंट, फिर x1 के एलिमेंट का ही इन्वर्स वापस आना चाहिए n1 के अंदर से। और यहाँ पर इसका मतलब था कि पहला एलिमेंट x2 का, दूसरा एलिमेंट n2 का, और पहला तीसरा एलिमेंट पहले ही एलिमेंट का इन्वर्स वापस कहाँ से आना चाहिए, n2 के अंदर से। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन हमें पहले से गिवन है। क्यों? क्योंकि n1 जो है वो G1 का नॉर्मल सब ग्रुप है और n2 भी जो है G2 का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक, उसके बाद हमें प्रूव करना होता है
कि N1 क्रॉस N2 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G1 क्रॉस G2 का। नॉर्मल प्रूव करना है तो उसके लिए पहले हमने सब ग्रुप प्रूव किया। तो पहले तो मैंने प्रूव किया कि N1 क्रॉस N2 जो है इज सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। G1 क्रॉस G2 का सब ग्रुप है। और दूसरी बात हमने क्या प्रूव की है, उसके बाद फिर हमने प्रूव किया कि N1 क्रॉस N2 जो है इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें G1 क्रॉस G2 का एक एलिमेंट लेता हूँ x1 x2, फिर एक एलिमेंट लेता हूँ N1 N2 जो कि कहाँ है N1 क्रॉस N2 का है, और पहले एलिमेंट का ही इन्वर्स लगाते हैं तो क्या बनेगा x1 x2 का इन्वर्स। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास ये पूरा एलिमेंट कहाँ से आया, N1 क्रॉस N2 से आया है। इसका मतलब है हमारे पास ये है N1 क्रॉस N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। ठीक है, उसके बाद हमें अगली इसी थ्योरम में अगला जो स्टेटमेंट था वो क्या प्रूव करना था कि G1 क्रॉस G2 जो है अपॉन N1 क्रॉस N2 की वैल्यू आइसोमॉर्फिक होनी चाहिए G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2 के, ये होना चाहिए अपने पास। और इसको प्रूव करने के लिए हमने एक मैपिंग बनाई थी, एफ मैपिंग, कहाँ से G1 क्रॉस G2 से लेकर के और G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2 तक, ये हमने एक मैपिंग बनाई थी। तो इस मैपिंग को हमने पहले तो प्रूव किया होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद प्रूव किया होमोमॉर्फिज्म की फंडामेंटल थ्योरम लगाई, जिससे क्या पता लगा G1 क्रॉस G2 अपॉन कर्नल ऑफ F जो है वो आइसोमॉर्फिक मिलेगा F ऑफ G1 क्रॉस G2 के। उसके बाद हमने इसमें प्रूव किया कि ऑन टू वाली कंडीशन, और ऑन टू कंडीशन क्या होती है अपने पास, F ऑफ G1 क्रॉस G2 की जो वैल्यू थी वो आई थी अपने पास G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। ठीक है, ये बना था अपने पास। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या बनेगा, इसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगा तो वैल्यू अपने पास बनेगी G1 क्रॉस G2 अपॉन कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। ये बात हमने प्रूव कर दी। फिर उसके बाद प्रूव हमें करना था कि अपॉन में N1 क्रॉस N2 आना चाहिए, इसलिए हमने वैल्यू किसकी निकाली, कर्नल ऑफ F की वैल्यू निकाली। और कर्नल ऑफ F की वैल्यू हमने प्रूव कर दी निकाल करके कि वो आई है N1 क्रॉस N2। और फिर हमने इसी वाली इक्वेशन में पुट किया तो अपने पास फॉर्म आई कौन सी, तब हमारे पास आंसर आया कि G1 क्रॉस G2 की जो वैल्यू है अपॉन N1 क्रॉस N2 आइसोमॉर्फिक टू क्या बनेगा G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। ये अपने पास वैल्यू बनी थी और यही हमें थ्योरम में प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की लास्ट थ्योरम थी। ओके, अब हम कल क्लास में इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की अपने पास 3-4 थ्योरम्स थी, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे वाली क्लास में इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की जितनी भी थ्योरम्स है वो सारी कर लेंगे, और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट खत्म होते ही उसके बाद आपका ये जो यूनिट है वो भी समाप्ति की तरफ हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये अलजेब्रा की जो फर्स्ट यूनिट है ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटी ही यूनिट है, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। इसमें बस कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में ग्रुप पढ़ाया, उसके बाद सब ग्रुप पढ़ा, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा, फिर होमोमॉर्फिज्म पढ़ा, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ा, उसके बाद 1-2 थ्योरम्स पढ़ी हमने, और जिसमें हम कोसेंट ग्रुप के ऊपर भी थ्योरम पढ़ी हैं 1-2। उसके बाद एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आ गया, उसमें हमने 2-3 थ्योरम्स पढ़ी। उससे पहले डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, बटरफ्लाई थ्योरम, ये हमने कर ली है, वो नाम से थ्योरम आती है, इंपॉर्टेंट भी है दोनों, और अच्छे तरीके से करवा भी दिया था, आपको याद भी हो गई होगी। उसके बाद एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की 2-3 थ्योरम्स हमने करवा दी। कल क्लास में इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट चलेगा, उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।